नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात केंद्रीय कृषि कानून और बघेल सरकार के कृषि बिल की। केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए नया कृषि कानून लेकर आई, जिसका कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस इस कानून को किसानों के लिए काला कानून बता रही है। यही वजह है कि कांग्रेस सरकार मंगलवार से शुरू हो रहे 2 दिनों के विशेष सत्र में अपना कृषि बिल लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कैबिनेट की बैठक में नए बिल को मंजूरी मिल चुकी है, तो वहीं बीजेपी भी बघेल के बिल का विरोध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विधायक दल की बैठक में इस पर रणनीति भी बना ली गई है। अब कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार अपना कृषि बिल लेकर आ रही है। मंगलवार से शुरू हो रहे 2 दिन के विशेष सत्र में बघेल सरकार केंद्रीय कृषि कानून में संशोधन का प्रस्ताव ला रही है। इसको लेकर कैबिनेट की हुई बैठक में मंजूरी भी दे दी गई, यानी बिल लाने की सरकार की पूरी तैयारी है। तो उधर बीजेपी की विधायक दल की बैठक में बघेल सरकार के बिल का विरोध करने की रणनीति भी तैयार कर ली गई है। हमने तो विधानसभा सत्र विशेष रूप से इसलिए आहूत किया हुआ है कि कुछ कानूनों के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों के शोषण होने की संभावनाएं हैं। हमारी धान खरीदी भी प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। तो हम इन सारी बातों से लेकर के अपने कानूनों में कैसा संशोधन करें, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सारे विषयों पर आज चर्चा हुई है और कल विधानसभा में चर्चा के दौरान में सारे बातें उठाएंगे और विषय को लेकर के वास्तविक में इसको विधायक लाने की अभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी जो जल्दबाजी में लाई गई है, और उसके उद्देश्य और उसके सार्थकता इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। हाल ही में आए केंद्रीय कृषि कानून के बाद से कांग्रेस लगातार इस पर हमलावर है। कांग्रेस शुरुआत से ही इस कानून को किसानों के लिए काला कानून बताती रही है, और यही वजह है कि पूर्ण बहुमत वाली भूपेश सरकार के इस बिल के खिलाफ अपना बिल ला रही है, जिस पर बीजेपी का साफ कहना है कि राज्य केंद्र के कानून को बदल नहीं पाएगा। वैसे इससे पहले पंजाब सरकार भी केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ बिल पास करवा चुकी है। अब सवाल यह है, विधानसभा से पास होने के बाद क्या इस बिल को राज्यपाल मंजूरी देंगे? सवाल यह है, क्या वाकई सरकार केंद्रीय कानून को बदलना चाहती है, या फिर गेंद पहले राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति के पाले में डालकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेना चाहती है? और सवाल यह भी है, क्या इसीलिए पार्टी ने 31 अक्टूबर को सत्याग्रह और फिर 7 नवंबर को आंदोलन का ऐलान किया है? देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। सियासत में बहुत कुछ संदेश पर भी निर्भर करता है कि आप जो करते हैं उसका संदेश क्या जाता है, और कई बार ये संदेश देने के लिए ही सियासी दल इतनी कसरत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र शर्मा जी, आप कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता अनुराग सिंह देव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले नई जिम्मेदारी मिली है आपको सुरेंद्र जी, उसके बाद शायद पहली मुलाकात है हमारी, तो आपको बहुत बहुत बधाई। सुरेंद्र जी, सवाल का सिलसिला मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं, और मेरा पहला सवाल आपसे ये कि आप बना लीजिए बिल, लेकिन जो नियम हैं, जो कायदे हैं, उसके मुताबिक आपका बिल पास होगा, उसके बाद वो जाएगा राज्यपाल के पास। राज्यपाल उसे स्वीकृति देंगी और फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। लेकिन राज्यपाल स्वीकृति दें ना दे, ये उनका विशेषाधिकार है, और वो इसे टाल भी सकती हैं, रोक भी सकती हैं। कब तक के लिए टाल सकती हैं, ये भी उनका विशेषाधिकार है। तो ये एक संदेश पहुंचाने की कोशिश है क्या कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए आपको नहीं लगता कि केंद्रीय कृषि कानून ठीक है, आपने अपना फर्ज निभा दिया? देखिए आसिफ जी, केंद्रीय कानून तो अच्छा है नहीं, इस बात में तो कोई बहस का विषय है नहीं। मैं अभी केंद्रीय कानून बनने के बाद 70 रुपये में प्याज बिक रहा है, 50 रुपये में आलू बिक रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस किसान को एक कीमत मिली है? मेरी जानकारी में किसी किसान को एक कीमत नहीं मिली है। किसान तो हमेशा 10 रुपये में उसने प्याज भी बेचा है, 10 रुपये में आलू भी बेचा है, उसके लिए वो एक तरह से स्थापित है, ये कह सकते हैं आप। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ की सरकार को किसानों ने जनादेश दिया है, किसानों की सरकार है,
और छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। यहाँ 80% लोग किसानी पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा यहाँ का व्यापार और उद्योग भी जो कृषक उपभोक्ता हैं उनके आमदनी पर निर्भर करता है। ऐसी परिस्थिति में उनका संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है। जहाँ तक आप कानून पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो केंद्र की सरकार के अपना अधिकार है, संसदीय अधिकार के तहत उन्होंने कानून बनाया है, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, वो बिल पास हो चुका है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मगर छत्तीसगढ़ सरकार के विधानसभा के अपने अधिकार हैं। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कृषि नीति को लेकर के या कृषि जो राज्य का विषय है, इन विषयों को लेकर के राज्य सरकार के जो अधिकार हैं उसका प्रयोग करते हुए वो ऐसा बिल बनाया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों का संरक्षण किया जा सके, उनके उत्पादन का सही मूल्य दिलाया जा सके और जो छत्तीसगढ़ के और पूरे हिंदुस्तान के जो कृषि उपज है या कृषक जो हैं बिचौलियों के चक्कर में जो फंसने वाले हैं, ट्रेडर्स और कारपोरेट के मनमर्जी पे मजबूर होने की जो स्थिति आने वाली है, इन सब स्थितियों से बचाने के लिए बिल में क्या है वो तो मैं समझ गया। के अंतर्गत जो संवैधानिक परिस्थितियों को देखते हुए कानून बनाया जाएगा। नहीं, बिल पक्का टिकेगा, क्योंकि विधानसभा अपने अधिकारों और अपने संविधान के परिधि में रह करके अपने अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए ये बिल ला रही है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि केंद्र और राज्य सरकार के बिलों के बीच में टकराव है या केंद्र के बिल को ओवरलुक करने का या उसको रद्द करने की कोई बात इसमें नहीं है। उन बिलों के साथ छत्तीसगढ़ के किसानों को किस तरह से सुरक्षा दी जा सकती है, इस तरह के प्रावधान इन बिलों में किया जाएगा और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने किसानों के हितों की रक्षा करे और उसके लिए ये विधेयक लाने का प्रयास किया जा रहा है और कल लाया भी जाएगा। सुरेंद्र जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अनुराग जी, आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, हमें जब पहली बार जब खबर आई थी कि राज्य सरकार एक बिल लाएगी केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ या केंद्रीय कृषि कानून में संशोधन के लिए, जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं, उस वक्त सबसे पहले हमको जो लगा था वो यही कि विशेष सत्र में हो सकता है बीजेपी बायकॉट कर दे और उसकी वजह है नंबर ऑफ एमएलएज जो आपके पास हैं अभी, क्योंकि आपके पास इतना नंबर है नहीं कि मत विभाजन की स्थिति में आप उसका विरोध कर सकें। लेकिन रमन सिंह ने एक बात कही, उन्होंने कहा और धर्मलाल कौशिक ने भी कहा कि हम चर्चा में हिस्सा लेंगे और बताएंगे कि ये अभी इसका औचित्य नहीं है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। राज्य सरकार एक तरफ जहां पूरी तरह से कह रही है कि इस बिल की सख्त जरूरत है क्योंकि केंद्र का कानून काला कानून है, और आप ये कह रहे हैं कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, केंद्र की संघ सूची में कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार यदि किसी को है तो वो केंद्र सरकार को है, और केंद्र सरकार ने कृषि जो कानून लाया है वो इन सब बातों पर विचार करके लाया है। दूसरी बात, जहां तक इस बिल का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से ये बिल में चर्चा तो भारतीय जनता पार्टी का वहां पर अपोजिशन लेगा ही, धर्मलाल जी लेंगे, डॉक्टर रमन सिंह जी लेंगे चर्चा में भाग, ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों को ये बताया जा सके कि कांग्रेस किस तरीके से किसान की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और किस तरीके से उनको जो लाभ मिलने वाला है भविष्य में उसको रोकने का काम कर रही है। ये बिल निश्चित रूप से जब तक राज्यपाल महोदया का इसमें अनुमोदन न मिल जाए, जब तक महामहिम राष्ट्रपति जी का अनुमोदन न मिल जाए, तब तक इस बिल का कोई औचित्य नहीं है। ये सारे कानूनविद जानते हैं, लेकिन फिर भी स्टेट की सरकार ये कानून, ये बिल ला रही है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से इसकी राजनीतिक मंशा है और उसको पूरा करने के लिए ये बिल कांग्रेस की भूपेश सरकार ला रही है। मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार अपनी किसान विरोधी नीतियों को और जो उसने यहाँ पर किसानों के साथ छल किया है, 1 तारीख से धान खरीदी शुरू होनी थी वो नहीं कर रही है, तो इन सब विषयों को, और अभी तक पिछले साल का धान का जो भुगतान है 1 वर्ष हो गया आज तक नहीं मिल पाए, इन सब नाकामयाबियों को छुपाने के लिए वो इस बिल को लाकर अपने आप को किसान हितैषी बताने का प्रयास कर रही है, जो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। और ये जैसा मैंने अनुराग जी की शुरुआत में कहा था कि संदेशों की सियासत बहुत अहम होती है। 26 और 27 यानी मंगलवार बुधवार को 2 दिन के विशेष सत्र में कांग्रेस सरकार जो बिल ला रही है, ये ऐसे वक्त में लाया जा रहा है जबकि ग्रामीण अंचल वाली सीट मरवाही, पेंड्रा, गौरेला में उपचुनाव है। वहां बहुत बड़ी तादाद में किसान है डिसाइडिंग फैक्टर। जातिगत समीकरणों से अलग हटके अगर हम वर्गों पर गौर करें तो किसान बहुत बड़ा फैक्टर है।
अब जबकि सिर्फ आप दो ही बड़े प्लेयर हैं वहां पर, बीजेपी और कांग्रेस, और ऐसे में किसानों को साधने के लिए बिल कितना इफेक्ट करेगा? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो आरोप कांग्रेस के ऊपर है वो है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। ये इसका गठन 2004 में किया गया था। 2006 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आ गई। 11 साल कांग्रेस ने इस बस्ते को हाथ भी नहीं लगाया और इसमें जो किसान हितैषी सुझाव दिए गए थे उसको ओवरलुक किया और अब जाकर केंद्र की सरकार ने इन सब सिफारिशों को लागू करने का काम किया है। तो कांग्रेस के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इस बिल के बारे में कांग्रेस ने ऑलरेडी घोषणा पत्र में अपना जिक्र किया है। पिछले 2000 जो चुनाव हुए थे 2019 के, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। अब इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये समझ से परे। ठीक, ये बड़ा दिलचस्प सवाल रहता है अनुराग जी। वैसे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को अक्षरशः आप ही ने क्यों नहीं उसे लागू कर दिया? 2014 से तो आप भी हैं सर, अक्षरशः लागू कर दीजिए एज इट इज रिपोर्ट। क्या दिक्कत है उसमें, अगर इतनी सिफारिशें आपको अच्छी लगती हैं स्वामीनाथन आयोग की? देखिए, उसमें मैक्सिमम सिफारिशें लागू की हैं। स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था कि हम 4% इंटरेस्ट में किसानों को कर्ज दिया जाए। हमने उसको कहा कि 0% इंटरेस्ट में हम कर्ज देंगे। तो हम तो आगे बढ़कर उसको फायदा देने का काम कर रहे हैं, आगे बढ़कर किसान को एक मार्केट देने का काम। और जबकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी लागू रहेगी, इस पर कोई आशंका ही नहीं है। एमएसपी बढ़ाने का काम भी 300 रुपए तक अलग अलग फसलों में एमएसपी बढ़ाई है केंद्र ने। तो इसमें कोई आशंका की बात क्या है? कल जब बिल आ जाएगा तो उसमें हम देख लेंगे कि उस बिल में क्या कुछ उसमें नया किया गया है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। देवेश, आपके पास आ रहा हूं। देवेश, पंजाब पहला राज्य था पूरे देश में जिसने अपना बिल लाया और उस बिल में बहुत सी अहम चीजें कही गई। उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी से कम, समर्थन मूल्य से कम कोई फसल खरीदता है तो उसको 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी होगा। इस तरह के कड़े निर्देश बनाए गए। लेकिन समस्या ये है कि बिल तो आप बना लीजिए, विधानसभा से उसे आप पास भी करवा लेंगे, आपके पास नंबर बहुत है, संख्या बहुत है, उसके बाद फिर क्या होगा बिल का? ये सिर्फ और सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश है क्या जनता में कि देखिए हमारे तरफ से जो हो सकता था हमने कर दिया, अब गेंद पहले राज्यपाल के पाले में है, उसके बाद राष्ट्रपति के पाले में है, बाकी हम किसानों के हितैषी हैं? देखिए, पंजाब में जो हुआ वो छत्तीसगढ़ में हो ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि पंजाब की फसलें और छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियां छत्तीसगढ़ का अनुकूलन धान के लिए है और धान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लेती है। बाकी बचा जो एक्सेस धान होता है वो किसान व्यापारियों को ही बेचता है और व्यापारी 2500 रुपए देने की स्थिति में या 1800 रुपए देने की स्थिति में नहीं है। खरीफ की फसल आती है उसे भी सरकार नहीं खरीदती है, वो व्यापारियों के हाथ में ही जाता है और छत्तीसगढ़ के बड़े राइस मिलर्स के माध्यम से उसका जो कारोबार छत्तीसगढ़ में चलता है। तो एमएसपी से नीचे पे एफआईआर जो पंजाब ने किया है वो छत्तीसगढ़ में हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में जो लाया जा रहा है एक्ट, उसको मंडी संशोधन एक्ट जो है उसी में संशोधन किया जा रहा है, यानी कि कोई नई चीज नहीं की जा रही है, मंडियों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पहले दिन से कह रही है कि केंद्रीय कृषि कानून जो है वह मंडियों के अस्तित्व को समाप्त कर देगा, मंडियों के जरिए लेन देन समाप्त हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, इन तरह की जो चीजें थी, जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, जो मूल्य है आवश्यक वस्तुओं के वो जो है अधिक हो जाएंगे। इस तरह की बातें कांग्रेस पहले दिन से कह रही है। तो इसमें जो कल संशोधन कांग्रेस लाने जा रही है वो बेसिकली मंडी एक्ट में है, मंडियों को कैसे मजबूत बनाना है, छत्तीसगढ़ के फार्मर्स का केंद्रीय कृषि कानून से पड़ने वाले प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, तब कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि संघीय व्यवस्था में एक कानून के ऊपर दूसरा कानून इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं किया जा सकता। इसलिए जो कांग्रेस के जो सरकार के कानूनविद हैं, सरकार के जो कानून के जानकार हैं, वो जरूर इस बात को बताएंगे कि किस तरह से इसके बीच का रास्ता निकल सकता है जिससे केंद्र का कृषि कानून अपनी जगह पर खड़ा भी रहे और राज्य अपने हितों का संरक्षण कर सके, राज्य के किसानों का हितों को भी दरकिनार न करते हुए उनके संरक्षण के लिए अपनी ओर से कानून बना सके। तो कल जो मूल रूप से बात आएगी वो मंडी एक्ट को लेकर के आएगी, क्योंकि संशोधन में मंडी एक्ट में आज कैबिनेट की बैठक में उसको अनुमोदित किया गया है। हालांकि सबको इंतजार है जब तक विधानसभा के फ्लोर पर कानून इंट्रोड्यूस नहीं हो जाता तब तक उसमें क्या होगा कैसे होगा यह कहना केवल कल्पना मात्र। बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो जाता देवेश, क्योंकि बिल कानून बनेगा नहीं बनेगा सारा सवाल तो इसी पे सारी माता पच्ची। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास देवेश। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल, जब आप बिल को लेकर इतना आश्वस्त हैं, बीच का कोई रास्ता अगर ढूंढ ही लिया है तो फिर क्या आवश्यकता है 31 तारीख को सत्याग्रह करने की और फिर नवंबर के पहले हफ्ते में बड़ा आंदोलन करने की, ट्रैक्टर रैली निकालने की? देखिए, जो हम बिल ला रहे हैं उससे किसानों की पूरी सुरक्षा नहीं होता
और इसमें जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने बदलाव किया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है केंद्र सरकार की अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब मैं आसिफ जी आपको जैसे अभी बताया ना कि अभी आपने 15 दिन में देख लिया कि प्याज का भाव 70 रुपये हो गया, आलू का भाव 50 रुपये हो गया। तो ऐसी स्थिति में कारपोरेट घराने जो हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े ब्रोकर लोग हैं, वो सारे कृषि उपज पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे और अपनी मर्जी के हिसाब से उसको बाजार में कमी पैदा करेंगे, उस हिसाब से उसको बाजार में डालेंगे। तो जहां तक किसानों को इसका लाभ तो मिलेगा नहीं, जो कीमतों में जो बढ़ोतरी होती है उसका लाभ किसानों को मिलता नहीं, मगर उपभोक्ता इसमें बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगे। तो इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में केंद्र का विषय है। आंदोलन तो सुरेंद्र जी जब ठीक था ना, जब आप विपक्ष में होते सर, अब तो आप सरकार में बिल ला रहे हैं, तो उस पर मैं पूछ रहा हूँ कि विपक्ष की तरह विरोध क्यों? नहीं, जो केंद्र में ये 3 कानून बनाया है, दरअसल में ये तो अंत तक इसका विरोध करना ही पड़ेगा। आप एक चीज समझ लीजिए आसिफ जी कि ये जो कानून बना है इसका रिफ्लेक्शन अभी नहीं दिखेगा। 2-4 साल इसको गुजर जाने दीजिए, तब इसी मंच पे आप और हम भी रहेंगे और हम भी रहेंगे, तब आपको पता चलेगा कि पूरे देश में किस तरह का हाहाकार मचने वाला है। जिस तरह से कुछ कंपनियों ने शुरू में मोबाइल के दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाया और आज उसकी परिस्थिति देख लीजिए कि किस तरह से BSNL खत्म हो गया, किस तरह से सरकारी उपक्रम खत्म हो गए। उसी तरीके से आप एक बात समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से और इस आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम के माध्यम से सरकार जो है पूरे लोगों की जिंदगी, किसानों की जिंदगी को कारपोरेट के हवाले करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे भाई साहब अनुराग सिंह देव जी जो कह रहे थे ना कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया है, बिल्कुल नहीं, शांता कुमार की रिपोर्ट को लागू किया है, जिसमें उनका कहना यह है कि खाद्य निगम के शक्तियों को कम किया जाए, किसानों को PDS की जगह उनको नकदी रकम दी जाए, किसानों को जो हम सहायता देते हैं उन सहायता को नगद राशि के रूप में, कुछ जिसका सम्मान राशि के रूप में। सुरेंद्र जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आपने सवाल पूछा है, मैं बहुत बड़े देश में, अनुराग जी मैं आपसे 2 छोटे सवाल पूछ रहा हूं, बदलाव की दिशा में है और ये बदलाव नुकसानदायक है आपके पास। सुरेंद्र जी, अनुराग जी, पहले केंद्रीय कृषि कानून में ही आपने एक कानून यह बनाया कि आवश्यक सेवा, आवश्यक वस्तुओं में से आपने प्याज को अलग कर दिया। नतीजा क्या हुआ? प्याज की होर्डिंग हो जाएगी ऐसा जब खुद शक आपको हुआ तो आपने ही केंद्र स्तर पर भंडारण की लिमिट तय कर दी। यानी यह स्थिति आपके कानून बनते ही आ गई कि आपको भंडारण की लिमिट तय करनी पड़ रही, जबकि आपने कानून बनाया था कि प्याज को हम हटा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, इस देश में जब हर व्यक्ति को न्याय का अधिकार है तो आप ही का एक कानून कहता है कि विवाद की स्थिति में कॉर्पोरेट शक्तियों के खिलाफ किसान SDM कोर्ट जा सकता है। क्यों जा सकता है? किसान को हक क्यों नहीं है कि वो किसी सिविल कोर्ट में उसको चुनौती दे सके, वो कहीं भी इंसाफ मांगे अपने विवाद के लिए? आपने क्यों उसका दायरा सीमित कर दिया न्याय के लिए? देखिए, इस पूरे बिल में, इस कानून में 3 लेयर सिक्योरिटी बनाई गई है। एक तो पहले बोर्ड हियरिंग करेगा, उसके बाद SDM, उसके बाद अपील अथॉरिटी, और एक टाइम लिमिट भी तय किया गया है कि इतने समय के अंदर उस विवाद का समाधान किया जाएगा तत्काल। इसमें कोई पेंडेंसी नहीं है। यदि किसान इसको लेकर जो रेगुलर कोर्ट्स हैं उसका सहारा लेगा तो आप समझ सकते हैं क्या हालत होगी। तो इसलिए इसकी व्यवस्था पहले की गई है। जहां तक बात आवश्यक वस्तु अधिनियम का है, मैं तो ये पूछना चाहता हूं माननीय सुरेंद्र जी से कि मान लीजिए प्याज का दर बढ़ेगा और किसान को फायदा होगा तो इसमें उनको क्या परेशानी हो रही है? नहीं, इसमें यही तो दिक्कत है कि किसान को फायदा नहीं हो रहा। प्याज की कीमत बढ़ रही, किसान को फायदा नहीं हो रहा है। उसके पास ऑप्शंस रहेंगे कि वो किसी को भी अपनी फसल बेच सकता है। MSP के अतिरिक्त जो उसमें प्रावधान किए गए हैं कि वो अपनी फसल को अन्य लोगों तक, मार्केट तक उपलब्ध करा सके, बेच सके, अपने विवेक से वो निर्णय ले, ये प्रावधान किया गया है। अब इसमें भविष्य की आशंकाएं तो नहीं रखी जा सकती है कि भविष्य में ये होगा वो होगा। पहले तो मैं और जनता तभी मानेगी अनुराग जी जब प्याज फिर से 20 रुपए 30 रुपए पर आ जाएगी, और अगर तब मानेंगे कि 70 के 70 रुपए में से 60 रुपए या 65 रुपए किसान की जेब में पहुंचने लगे, ना कि बीच का वो बड़ा मार्जिन 50 रुपए बिचौलिए ले जाएं। बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास वक्त खत्म हो गया अनुराग जी, सुरेंद्र जी, अनुराग जी और देवेश, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, सीधी सी बात है, केंद्रीय कृषि कानून अपनी तरफ है, छत्तीसगढ़ दावा कर रहा है, प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि हम अपना बिल ला रहे हैं, और ये कहीं टकराव नहीं है कानूनों का। इसमें जो हमको बेहतर लग रहा है, छत्तीसगढ़ के लिहाज से हम इसमें बदलाव लाने वाले हैं। बदलाव कहां टिकेंगे
उसे मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी, राज्यपाल दस्तखत करेंगे, कब करेंगे वो पता नहीं है अभी। हाँ, इतना जरूर है, संदेश एक राज्य सरकार ने दे दिया है। बाकी रही बात प्याज की, तो अब ये किसकी वजह से बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, वो तो आप भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो चिंता की बात है